गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की जैव विविधता और उसके विनाश के कारणों की। सेकंड पार्ट में हमारे मेन कंटेंट रहेंगे संसाधनों के अधिक उपयोग से वर्तमान स्थिति क्या पैदा हुई है, संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इसमें सरकार और समाज द्वारा किए गए प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा समाज द्वारा अपनाए गए रीति रिवाज कैसे उन्होंने सहयोग दिया है। साथ में हम बात करेंगे भारत के मानचित्र में बाघ संरक्षण परियोजनाओं की और लास्ट में रहेगा हमारा अभ्यास कार्य। देखिएगा, संसाधनों के अधिक उपयोग से वर्तमान में क्या स्थिति पैदा हुई है। फर्स्ट पिक्चर में देखने से पता चल रहा है प्रदूषित जल। यह जल जो कभी स्वच्छ अवस्था में था, वह जल 70% प्रदूषित हो चुका है। इतना प्रदूषण जब जल में होगा तो सोचिएगा जलीय जीव के लिए क्या यह सिचुएशन सही है? बिल्कुल नहीं। जल का प्रदूषित होना जहां पर संसाधनों के विनाश के कारण हुआ है, दूसरी तरफ हमें दिखाई दे रही है सूखी हुई भूमि। वह भूमि जो कभी जलीय हुआ करती थी, लेकिन जल की कमी की वजह से आज 33% भूमि सूख चुकी है। तीसरी पिक्चर में हमें देखने से पता चल रहा है कि वनों की कटाई का। और मैंग्रोव वनों की अगर हम बात करें, मैंग्रोव वन वे वन जो कि नदी के मुहाने पर समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, ऐसे वनों का 40% वन विनाश हो चुका है उनका, जिनकी वजह से वनों में रहने वाले जीव जंतु का निवास स्थान ही छिन गया है। तो जब ऐसी स्थिति, जो हमारी मुख्य जरूरतें होती है जल, मिट्टी और स्वच्छ वायु और पेड़ पौधे, भूमि और पानी के इस स्थिति की वजह से ना तो हमारे लिए ये सिचुएशन पॉजिटिव है और ना ही इनमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए। क्या संसाधनों की ऐसी स्थिति के लिए हम जिम्मेवार हैं? तो फिर क्या उन्हें सुधारने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल की गई है। उन्हीं के बारे में अगर हम बात करें तो संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इनको बचाने के लिए क्या कोशिश की गई है। इन कोशिशों में हम बात करेंगे अधिनियम और योजनाओं की। अधिनियम और योजनाएं सरकार द्वारा चलाए गए कुछ योजनाएं और कानून इसमें शामिल हैं, जिसमें मुख्य तौर से हमारी एनसीईआरटी में बात की गई है भारतीय वन्य जीवन अधिनियम की और बाघ परियोजना की। सेकेंडली, सामाजिक आंदोलन। समाज में चलाए गए आंदोलन इन वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, जिसमें मुख्य तौर पर रहेंगे हमारे चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन। आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं भारतीय वन्य जीवन अधिनियम। देखिएगा, भारत में वनों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया 1972 में। भारत सरकार ने वन्य जीवन की रक्षा करने, अवैध शिकार और तस्करी पर नियंत्रण रखने के लिए ये कानून बनाया, ताकि वनों की कटाई को रोका जा सके, वनों में रहने वाले जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सके। और यही कानून 1972 में जब बना, लेकिन कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, शिकार और तस्करी उसके बाद भी होते रहे, तो सरकार ने 2003 में इसमें संशोधन किया और संशोधन करने के बाद सजा और जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया। अब किसी काम को करने से अगर सजा या जुर्माना लगाया जाता है तो लोग उसको थोड़ा सा सीरियसली फॉलो करते हैं। और यही चीज हुई 2003 में कि वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो कानून 1972 में बनाया गया था, उसके लिए फिर सजा और जुर्माने का जो प्रावधान किया वो था नियमों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की सजा और लगभग 25,000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान हो सकता है। इसी के बाद शुरू हुआ टाइगर प्रोजेक्ट। 1 अप्रैल 1973 को इस योजना का शुभारंभ किया गया और पहला नेशनल पार्क बनाया उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा कुछ और भी टाइगर प्रोजेक्ट रहे, जैसे राजस्थान में सरिस्का, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, केरल में पेरियार, असम में मानस और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। इन नेशनल पार्क को याद करने की ट्रिक हम लास्ट में करेंगे जब हम मैप साथ में होगा। जो टाइगर प्रोजेक्ट आया, इसका उद्देश्य था बाघों की संख्या को बचाना और उनकी संख्या को बढ़ाना। वृद्धि और संरक्षण दोनों ही बाघ परियोजना के उद्देश्य थे। साथ में उद्यान
जो नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जो वनों के लिए संरक्षण प्रदान करेंगे, साथ में वन्य जीवों के लिए भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे और जो अब बढ़कर के जिनकी संख्या 50 हो गई है। 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो बाघों की संख्या 1827 थी, काफी कम हो चुकी थी क्योंकि बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है और इसकी हालत सुधारने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था उस टाइम पर केवल 1827 बाघ बचे थे और बाद में जब कोशिश की गई, इनको बचाया गया और संरक्षण जब किया गया तो संख्या बढ़कर 2019 में जब रिपोर्ट आई तो इनकी संख्या 3000 हो गई। जिस प्रकार बाघों की सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया, ऐसे ही कोशिश की गई हमारे समाज द्वारा चिपको आंदोलन। ये पेड़ों की सुरक्षा के लिए था। चिपको नाम से स्पष्ट है, चिपक गए थे, पेड़ों से चिपक जाना चिपको आंदोलन कहलाया। और ये आंदोलन शुरू हुआ था 1974 में उत्तराखंड में चमोली जिले के मंडल गांव में ये शुरू हुआ और इसका नेतृत्व किया था चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी ने। एक्चुअल में क्या था कि पेड़ों की कटाई की जानी थी यहाँ पर और लगभग 2200 पेड़ काटे जाने थे। ये पेड़ पौधे जो वहां के लोकल लोगों के लिए आजीविका का साधन थे, अगर ये वन कट जाएंगे, ये पेड़ कट जाएंगे तो इनकी आजीविका प्रभावित होगी। तो इन्होंने विरोध किया कि हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे। खासतौर से औरतें पेड़ों पर से चिपक गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। बाद में इस कटाई को रोक दिया गया और धीरे धीरे जहां जहां पेड़ों की कटाई हो रही थी वहां पर आंदोलन चलाया गया तो उसको नाम ही चिपको आंदोलन दे दिया जाता था। तो भारत के लगभग कई जगह पर ये आंदोलन फैला और 1980 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने 15 सालों के लिए हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक लगा दी। नेक्स्ट हम बात करें बीज बचाओ आंदोलन। बीज जो परंपरागत फसलें होती हैं उनके बीज की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में ये आंदोलन 1987 में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व किया विजय जड़धारी ने। यहाँ पर उत्तराखंड में परंपरागत रूप से बीज जो पुरानी फसलें बोई जाती रही थी, 12 अनाज वहां पर बोए जाते थे। तो सरकार ने फोकस किया जब हरित क्रांति पर, तो वहां पर चावल की खेती और सोयाबीन की खेती पर जोर दिया गया। सोयाबीन उगाओ, माला माल हो जाओ, कुछ इस तरह का नारा सरकार ने जब दिया तो वहां पर विरोध किया गया उसका कि हम परंपरागत बीज उगाएंगे क्योंकि परंपरागत बीज हमारी भूमि की उर्वरता को बनाए रखेंगे। इसलिए आंदोलन का नाम पड़ा बीज बचाओ आंदोलन। जिस प्रकार आंदोलन हुआ हमारे वनों की सुरक्षा के लिए, साथ में सरकार ने वनों को संरक्षित करने के लिए वनों को 3 भागों में बांटा और ये नाम थे संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। अब संरक्षित वन कौन से थे? ये वे वन थे जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होंगे, बाहर से कोई आगमन नहीं होगा, ना इन वनों में कटाई होगी, ना इन वनों में पशुओं को चराया जाएगा। ये वन कुल वनों के हिस्से का 1/3 हिस्से पर है और पंजाब, हरियाणा, बिहार और राजस्थान में पाए जाते हैं। आरक्षित वन ये वे वन जो वन विभाग के माध्यम से सरकार जिसके ऊपर नियंत्रण करेगी और परमिशन के बाद ही उन वनों में प्रवेश कर सकते हैं। कुल वन क्षेत्र का ये 50% भाग पर पाए जाते हैं और इन वनों की लकड़ी ज्यादा मूल्यवान होती है, जैसे चंदन वगैरह के पेड़ इसमें शामिल होते हैं। केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और तमिलनाडु में आरक्षित प्रकार के वन हैं। अवर्गीकृत वन ये वे वन हैं जिनकी रखवाली की जिम्मेदारी स्थानीय समुदाय की होती है और ऐसे वन खासतौर से पूर्वी राज्यों और गुजरात में पाए जाते हैं। पेड़ों की सुरक्षा के लिए या जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए हमारा समाज प्राचीन समय से ही प्रकृति पूजा करता आया है ताकि पेड़ पौधों की सुरक्षा की जा सके, साथ में जीवों की सुरक्षा हो सके। यहाँ पर हम बात करते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से प्रकृति पूजा होती है। छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वहां पर कुछ जनजातियां
महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती है। और एक चीज खास है, जिन चीजों की हम पूजा करते हैं उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारे यहाँ पर देख लीजिए, हमारे घर में पहली रोटी गाय की निकाली जाती है। इसका मतलब गाय हमारे लिए पूजनीय है और गाय को हम कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार गाय जीव की रक्षा की जा सकती है, उसको संरक्षण मिलता है। इसी प्रकार बिहार और उड़ीसा में शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा की जाती है। उत्तरी भारत में पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना जाता है। हमारे यहाँ पर भी पीपल को पानी दिया जाता है या फिर तुलसा की पूजा की जाती है। तो ये पौधे हैं जिनको हम पूजनीय मानते हैं और कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। तो हमारा समाज स्वयं ऐसे वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्राचीन समय से कोशिश करता आया है और वो आज भी जारी है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि मंदिरों के आसपास लोग बंदरों को खाना खिलाते हैं। बंदर जिसको हम हनुमान जी के रूप में देखते हैं, तो इस वजह से लोग बंदर को पूजनीय मानते हैं। ऐसे ही राजस्थान में काला हिरन, चिंकारा और नील गाय को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। ये वो चीजें हैं जो हमारे समाज द्वारा प्रकृति को पूजनीय मानते हुए वन और जीवों की सुरक्षा के लिए हम इनको अपनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैप में बाघ संरक्षण परियोजनाओं की, बाघ संरक्षण परियोजना में हमने सबसे पहले किया था वो था हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। देखिएगा इसको याद करने का तरीका, ऊपर की तरफ हमारी उत्तर दिशा होती है। ये देखिएगा एक्सरसाइज करते हुए जिम में वेट को ऊपर की तरफ ले जाता है। कौन सी दिशा में ले जा रहा है? उत्तर दिशा में। तो जिम करते हुए वेट को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? उत्तर दिशा में। तो जिम का संबंध किससे हुआ? उत्तर से। क्लियर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। सरिस्का राजस्थान में है। देखिएगा राजस्थान के लोगों को देखा होगा सिर पर अलग तरह की भारी सी पगड़ी होती है। तो सर का संबंध कहां से है? राजस्थान से। तो सरिस्का बाघ परियोजना कहां पर है? राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। बेल्ट बांधते हैं शरीर के मध्य हिस्से में, मध्य में बांधते हैं। बांधने का संबंध कहां से है? मध्य से। तो बांधवगढ़ बाघ परियोजना मध्य प्रदेश में है। पेरियार है केरल में। इसको भी याद करने का तरीका देखते हैं। देखिएगा पेरियार हमारे शरीर का निचला हिस्सा है पैर, हमारे देश का निचला हिस्सा है केरल। तो पैरों का संबंध हुआ केरल से। पेरियार बाघ परियोजना केरल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। बच्चे के गाल बड़े सुंदर हैं, गाल का संबंध सुंदर से। सुंदरवन बंगाल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो असम में है मानस। असम, और असम के लोग तो आपको पता ही है, थोड़े छोटे कद के, छोटी छोटी आंखों वाले। तो मनुष्य को मानस भी कहते हैं ना, पर्यायवाची शब्द। तो असम के मानस, तो असम का संबंध हुआ मानस के साथ। तो मानस बाघ परियोजना है असम में। इसके अलावा एक परियोजना और है असम में, वो है काजीरंगा। मानस और काजीरंगा असम में है। ये हमारी एनसीईआरटी के लेसन में जिन परियोजनाओं के बारे में बात की गई है उनकी हमने यहाँ बात की। चलिए लास्ट में अपनी नॉलेज चेक कर लेते हैं। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब पास हुआ? 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1973, 1 अप्रैल 1973। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? जिम से क्या याद आया? उत्तर, वेरी गुड, उत्तराखंड में। पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है? पैर किस तरफ है? वेरी गुड, केरल।
किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ? 1974 उत्तराखंड में। बीज बचाओ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? परंपरागत बीजों का बचाव करना। कुल वन के अधिकतम भाग पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आरक्षित वन, जो कुल वनों का 50% है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।